नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस अनलॉक बाय हेमंत एक बार मैं फिर आपके सामने हूं और इस बार मैं नया वीडियो लेके आने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक। तो जो सीरीज के अगले वीडियो हैं आप प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट लिखिए। HL लैब या डिजिटल लैंडिंग या ओडी कोई भी टॉपिक पे अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नॉलेज चाहिए तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं वहाँ पे, और मुझे मेल कर सकते हैं और मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, और डिटेल में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे अगर मैं आपको कोई हेल्प कर पाता हूँ। मेरे वीडियोज़ अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ये सीरीज़ के वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। नॉर्मली मैं इधर उधर के टॉपिक पे बात नहीं, जैसे मेरा उसका नाम है फाइनेंस अनलॉक बाय हेमंत, तो मैं जो फाइनेंस मैंने गैदर किया है उसी को अनलॉक करूँगा आप लोगों के लिए। तो आज मेरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो पहला है क्रेडिट कॉस्ट। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है, मिडिल मैनेजमेंट को तो स्पेशली कन्फ्यूज़न है क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है। दूसरा मैं कैक डिसाइड करूँगा, कैक ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और सेल्स टीम उसे कैसे प्रॉफिट में बदल सकती है। तीसरा आपसे मैं डिस्कस करूँगा अपना जो मेरा थर्ड टॉपिक है आपका ब्रांच कॉस्ट टू इनकम, ब्रांच प्रोडक्टिविटी जो बोलते हैं, मतलब कॉस्ट टू इनकम की ब्रेक इवन कब होगा, कितने टाइम पे होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं क्रेडिट कॉस्ट। तो दोस्तों, क्रेडिट कॉस्ट का नॉर्मली लोगों को डाउट होता है कि जो क्रेडिट मैनेजर होते हैं, जो CPA होते हैं, ब्रांच में जितने क्रेडिट होते हैं उनकी कॉस्टिंग होती है। अगर प्रोडक्टिविटी उतने लेवल पे नहीं हुई, डिस्बर्समेंट उतना नहीं हो तो उनका खर्चा बढ़ जाता है। सेल्स वाले, ऑप्स वाले या आपका सोर्सिंग, वो खुश हो जाते हैं कि यार क्रेडिट कॉस्ट इनकी और इंडिकेशन किया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है बिल्कुल, कि मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। कॉस्ट जो लोन आप लोगों ने दिया है, मतलब डिसबर्समेंट के बाद जो लोन हमने कस्टमर को दिया है, अगर वो कस्टमर वो पैसे को वापस नहीं चुका पाता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक प्रोविज़न बनाना पड़ता है। और जो भी राइट ऑफ होता है, प्रोविज़न प्लस राइट ऑफ का जो अमाउंट होता है उसी को क्रेडिट कॉस्ट बोलते हैं। तो ये प्रोविज़न जबकि आपका प्री डिसाइडेड होता है, एनुअली होता है कि मुझे इस साल मेरी जो NPA है, जो मेरा क्रेडिट कॉस्ट है, ये मेरे को 0.25 या 0.5 या 1 या 2%, 3 या 4% लगने वाली है। तो एक डिसाइड कर लेते हैं। अब ये पोर्शन आप मत बोलिए कि क्रेडिट और जो लोन हमने दिया वही नहीं, 90% लोन आपका क्लियर होता है। जो 10% आपका लोन आपका NPA हो गया, राइट ऑफ हो गया, या कस्टमर अनसर्टेनिटी, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, या आपका सोशल रिस्क जो भी हो जाता है, वार हो गया, कुछ भी हो गया, कस्टमर भर नहीं पा रहा, बिजनेस ऊपर नीचे हो गया, तो वो जो 10% का पोर्टफोलियो है उसी के लिए प्रोविज़न बनाया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपने माना मुझे 1 करोड़ का लोन है, 10 लाख रुपया हमारा, 1 करोड़ की AUM है, 10 लाख रुपया हमारा NPA है, राइट ऑफ होने वाला है। अब हम क्या उसको छोड़ नहीं देंगे, हम क्या प्रोविजनल बुक में सेट कर देंगे एक प्रोविजन 10 लाख रुपए का। हम बोल देंगे कि भाई हमारा 10 लाख रुपए का जो हमारा रिटेन्ड प्रॉफिट था, जो हमारा प्रॉफिट होता है, उसमें से माइनस कर लेंगे और इधर इसको सेट कर देंगे। बट उसके बाद हम उसकी रिकवरी और जो आपका उसका ऑक्शन वगैरह वो हम छोड़ते नहीं हैं, वो कंटिन्यू चलता रहेगा, बट बुक में वो सेट हो जाता है। ठीक है, तो अगर माना कल उसके पैसे रिकवर हो गए तो उतना 10 लाख हमारा रिकवर हो गया तो हमारा रिटेन अर्निंग में वो वापस चला जाएगा, तो उस साल का प्रोविजनल हमारा इक्वल टू हो गया। तो क्रेडिट कॉस्ट आप समझे, राइट ऑफ प्रोविजन के लिए जो खर्चा होता है उसी को क्रेडिट कॉस्ट बोलते हैं। क्रेडिट कॉस्ट आपका नॉर्मली जो NPA हो जाता है केसेस, जो हमारे बुक से हमें हटा देना होता है क्योंकि हमको होप उस पर कम रहती है, उसको सेट करने के लिए हम जो खर्चा आता है उसे क्रेडिट कॉस्ट बोलते हैं। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना कि क्रेडिट और CPA के बीच में धंधा नहीं होगा तो तुम्हारी तकलीफ है। बोर्ड बोल रहा है क्रेडिट कॉस्ट कम हो रही, सुन के आ गए कहीं पे और बोल दिया अरे वो तो CPA, और इन बोलता क्रेडिट का बड़ा खर्चा है, बड़ा खर्चा है। ये बिल्कुल नहीं बात करनी है, ठीक है। तो क्रेडिट कॉस्ट ये होती है। अब दूसरा कैक, कैक होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ये क्या होता है, जो सेल्स वाला एक केस को सोर्स करता है, वो सोर्सिंग में कितना खर्चा लगता है, ठीक है, उसको डिसबर्समेंट तक ले जाने के, प्लस मार्केटिंग, आपका मार्केटिंग का खर्चा, DSA का पे आउट, जो ये तीनों एक्सपेंस मिला के उसे बोलते हैं कैक। तो अगर ये कैक ज़्यादा होगा तो आपका डिसबर्समेंट कॉस्टली हो जाएगा, डिसबर्समेंट कॉस्टली हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो कैक को कंट्रोल कर लोगे तो डिसबर्समेंट आपका सस्ता हो जाएगा, डिसबर्समेंट सस्ता हो जाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कैक कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एवरेज बोलते हैं कि 10 से 12 हज़ार रुपये की एक कैक
होना चाहिए एक डिसबर्समेंट के लिए। अब इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, तो नंबर ऑफ जो जितने तुम्हारे आरओ स्टाफ हैं या नंबर ऑफ केसेस एयूएम से डिवाइड कर लो इनको, तो ये आपका कैक आ जाएगा। ठीक है, तो कैक का मतलब है सेल्स वालों की जिम्मेदारी। सेल्स वाले कैसे सोर्सिंग करते हैं, मार्केटिंग वाले कैसे लीड चर्निंग कर सकते हैं, कैसे वो क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं, कैसे वो टॉपअप पे ध्यान दे सकते हैं। इससे हमारी कैक कंट्रोल में हो जाएगी। अगर आपको कैक कंट्रोल में करना है, बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो ये उसके रूल्स हैं। थर्ड आपका ब्रांच COI, कॉस्ट टू इनकम। तो ब्रांच की प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक ब्रांच हम खोलते हैं, 8-10 लोग उसके अंदर में होते हैं, बट उसकी AUM अगर नहीं बढ़ेगी तो आपका वहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपका जो भी अगर ब्रांच का पूरा AUM डिवाइडेड बाय जो भी खर्चा है वो आपकी ब्रांच की प्रोडक्टिविटी आ जाती है। अगर आपको पर RO पर SM के हिसाब से निकालना है, पर रीजनल मैनेजर, तो जो भी AUM है डिवाइड कर लो, जितने RO हैं, जितने सेल्स मैनेजर हैं, और नंबर ऑफ ब्रांचेस, सारे ब्रांचेस का जोनल और रीजनल लेवल वालों को चाहिए, तो AUM डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रांचेस, वो आपकी ब्रांच की प्रोडक्टिविटी आ जाती है। तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो में एक ही चीज़ है कि मतलब आपका ओपेक्स, जो आपका टोटल इनकम है, AUM है, प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय आपका ओपेक्स कितना है, वो आपकी ब्रांच की प्रोडक्टिविटी है। और ब्रांच का एक ब्रेक इवन आपने बहुत सुना है, एक ब्रांच को ब्रेक इवन करने के लिए 3-4 साल लग जाते हैं, क्यों ब्रेक इवन ही नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रांच की ब्रेक इवन 15 से 18 महीने होम लोन और प्राइम लैब के उसमें होना चाहिए, और 24 से 30 महीने के बीच में आपका माइक्रो लैब, इमर्जिंग मार्केट जो भी है, हाई रेट है, उस पे हो जाना चाहिए। तो अब ब्रेक इवन क्या, अब कुछ लोगों को ये भी समझना है कि ये ब्रेक इवन वर्ड तो सुना हुआ है, क्या है इवन, मतलब बराबर, समतल, ठीक है, उसे बोलते हैं इवन। तो आपका जो खर्चा है, मतलब आपने एक ब्रांच खोली, एम्प्लॉय रखे, क्रेडिट रखी, सब कुछ रखा, कस्टमर लाए, तो जितना आपका ब्रांच का खर्चा है वो आपने वो कस्टमर से इनकम किया, जो प्रॉफिट आया अगर वो इक्वल हो जाता है तो उसे बोलते हैं कि हम इवन में हैं। ठीक है, तो आप उस दिन से प्रॉफिट आपका बैंक का, आप पे जो मैनेजमेंट बोर्ड ने पैसा लगाया है, वो उस दिन से प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो 3 चीज़ें, क्रेडिट कॉस्ट, आपका कैक, और ब्रांच कॉस्ट टू इनकम रेशियो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनल, जोनल, नेशनल हेड, स्पेशली आपको इन तीनों चीज़ों पे ही काम करना है। अगर ये 3 चीज़ आपके कंट्रोल में है ना, आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता है, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। बट हम क्या बोलते हैं कि लॉग इन डिसबर्समेंट, लॉग इन डिसबर्समेंट, अरे लॉग इन हो रही है, लॉग इन हो रही है, डिसबर्समेंट हो रहा है, डिसबर्समेंट हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी का पता ही नहीं है। पता लगा कैक बहुत ज़्यादा है, डिसबर्समेंट देने के बाद बैलेंस क्रेडिट नहीं था, वॉल्यूम के चक्कर में पोर्टफोलियो गया, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गई 3 से 4%। एक नॉर्मल क्रेडिट कॉस्ट होती है 0.5 to 1.5% के बीच, तो उसे परफेक्ट बिजनेस बोला जाता है, प्रॉफिटेबल बिजनेस बोला जाता है। अगर वो 3 से 4% के बीच में है माइक्रो लैब और इमर्जिंग में, तो वो भी परफेक्ट है। बट इससे ऊपर होती है तो आप लॉस कर रहे हो, तो आपका बिजनेस 2-3 साल बाद मतलब आगे नीचे चला जाएगा, और 1000 करोड़ की AUM होते होते शायद बिजनेस का आगे का आप सोचो यार छोड़ो अभी डाइवर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। लैब, बिजनेस, कैक, जो भी आपको डिटेल में जानना है मैं अगले वीडियो में उसे कवर करूंगा। और कहीं भी आपको कोई कंसल्टेंसी, कहीं पे आप स्टक हो रहे हो, कस्टमर है या कोई एम्प्लॉई है, कोई भी मुझसे कनेक्ट करना चाहता है, प्लीज़ कनेक्ट कीजिए, और मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हरे कृष्णा।